नमस्कार दोस्तों, आज के शो में सबसे पहले बात देश की शौर्य गाथा लिख रहे जवानों की, जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को धूल में मिलाकर रख दिया है। और सेना के जवानों को खुली छूट देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सलाम, और सलाम विपक्ष के तमाम नेताओं को भी, जिन्होंने जब बात देश पर आए तो हम सब एक हैं की बात को सच साबित कर दिखाया। मगर साथ ही कुछ सच्चाई उत्तराखंड की भी आपके सामने लाना जरूरी है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों ने चारधाम यात्रा के दौरान लापरवाही की मिसाल पेश करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। जमीनों के गोरख धंधे में लिप्त अधिकारियों की भी करेंगे बात, जिन्होंने बनाए गए सख्त भू कानून के बावजूद भी सीएम धामी की नाक के नीचे ही खेल कर दिया। इन दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी खनन के खेल को लेकर खासे परेशान हैं, जिनकी हालत न निगलते बन रही है और न ही उगलते। बरबसी उनके मुख बिंदु से फूट ही पड़ता होगा कि जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। भारत ने अपने लोगों पर हुए कायराना हमले का जो जवाब पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को दिया है, उससे सरकार और सेना दोनों की सराहना पूरे देश में हो रही है। पहली बार देखा गया कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े हैं, और यह होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति भी तभी होगी जब देश सलामत होगा। ये बात तो साफ है कि धर्म पूछकर मारने का एक कारण यही था कि आतंकवादियों को पता था कि भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसा करके वो भारत में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे, लेकिन इस देश की जनता ने उनको दिखा दिया कि भले वो कोई भी साजिश कर लें, लेकिन भारत के लोगों में एकता है। इसी एकता का परिचय इस देश की 140 करोड़ जनता ने दे दिया है। दूसरा मकसद इस हमले का था कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से अलग करने का। शुरुआती दौर में यह देखा जा रहा था कि पहले स्थानीय आतंकी विचारधारा रखने वाले बेरोजगार बहकावे में आकर पैसे की खातिर गाए बगाए पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर दिया करते थे। मगर जैसे जैसे कश्मीर में पर्यटन गुलजार होने लगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे आमदनी का जरिया तेजी से बढ़ने लगा, और यहीं पाकिस्तानी आतंक के आका मात खाने लगे। शायद यही वजह रही होगी कि पर्यटकों पर हमले से दो काम हो सकेंगे, एक धर्म को लेकर आपसी उन्माद, और दूसरा कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर ब्रेक, ताकि जो मदद पहले उन्हें मिलती रही थी वो आर्थिक हालात खराब होने की वजह से फिर से मिलनी शुरू हो जाए। गौरतलब है कि धारा 370 हटने के बाद पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में काफी हद तक कमी आई है। उससे यह भी बात साफ होती दिखाई देती है कि जम्मू कश्मीर खुद के पैरों पर खड़ा हो रहा था। शायद यही बात पाकिस्तान में पल बढ़ रहे आतंकियों को गवारा नहीं थी। पहले जो लोग पैसे लेकर पत्थरबाजी करते थे, वो हाथ अब स्वरोजगार से जुड़ रहे थे। वहां के युवा मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहे थे। 26 पर्यटकों की मौत ने एक बार फिर से कश्मीर को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश कामयाब हो नहीं पाई। एक और महत्वपूर्ण बात है जो भारतवासियों को समझनी होगी, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो छुपे हुए संदेश, जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते प्रतीत हुए। पहला, जब महिलाओं के सामने उनके अपनों को गोलियां मारी गईं और कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना, तो भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को बता दिया कि जिन महिलाओं को उन्होंने कहा था कि जाकर बता देना, भारत ने भी सेना की महिलाओं को ही दुनिया को इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने को आगे किया, और बता दिया कि हमारे देश की महिलाएं ही काफी हैं दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण संदेश पीएम मोदी ने यह भी दिया कि हमारे देश में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करने से बचें, इसलिए थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया गया। अब हमारे देश में, खासकर उत्तराखंड के नैनीताल में, लोगों को समझना होगा कि यह सिर्फ एक चाल भर है दुश्मन देश के आतंकियों की, आपस में लड़वा कर आपसी प्रेम और सौहार्द बिगाड़ने की। खुद सोचिए कि एक क्रिमिनल ने एक विभत्स घटना को अंजाम दिया, मगर लोगों में जो गुस्सा भरा था पहलगाम की घटना को लेकर, वो फट गया नैनीताल जैसे शांत शहर में, जहां दुनिया भर से पर्यटक घूमने आते हैं। मगर इस आपसी गुस्से और सौहार्द बिगाड़ने से हुआ क्या? तो जनाब, हुआ यह कि नैनीताल में उपजे हालात से वहां के कारोबार पर बुरा असर देखने को मिला।
नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना से भड़के जन आक्रोश, पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी से नैनीताल के पर्यटन को बड़ा झटका लगा। पिछले वीकेंड की तुलना में इस बार होटलों की बुकिंग में 90% की गिरावट देखने को मिली। पहले से बुक होटल बुकिंग में 80 से 90% बुकिंग निरस्त हुई और सैलानियों को उनके द्वारा किया गया भुगतान वापस करना पड़ रहा है। ये नुकसान सिर्फ इस वीकेंड पर ही नहीं बल्कि आगे की बुकिंग भी बड़े पैमाने पर निरस्त हो रही है। पर्यटन के तौर पर पीक सीजन माने जाने वाले जून तक की एडवांस बुकिंग निरस्त होने से होटल कारोबारी बेहद चिंतित हैं। यह सब क्यों हुआ या क्यों हो रहा है? बस एक ऐसी घटना से जिसकी तार कहीं जुड़े तो और से हैं, पर उस गुस्से ने दूसरे राज्य के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। यकीनन जो अपराध हुआ वो माफ करने योग्य नहीं है, पर सभी उस अपराध के गुनहगार नहीं हो सकते। शायद यही एक संदेश देने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके की होगी कि सभी मुसलमान या सभी हिंदू एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ, दोनों ही जगह अपराधी हो सकते हैं, पर उन्हें सबक सिखाने के लिए कानून है, पुलिस है। बाकी तो छोड़िए, इस समय संपूर्ण विपक्ष सरकार और सेना के साथ खड़ा है। यह हमारी एकता का ही परिचय है जो हमें यूं ही बनाए रखनी है। पाकिस्तान की नजरों में भले ही देश में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। जब जब देश की बात आएगी तो सब एक हैं, और यही इस देश की, यहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों की सबसे बड़ी खूबी भी है। फिर ऐसे देश को भला एक छोटा सा पाकिस्तान क्या बिगाड़ सकता है? बाकी सीमा प्रहरी हर पल एक शौर्य की गाथा लगातार लिखने में मशगूल है, और ये जवान अभी यहीं रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष की माने तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भारत की ये शौर्य गाथा भी यूं ही चलती रहेगी। इस बीच उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। कहीं शौर्य का फायदा उठाकर कुछ लोग आपदा में अवसर न तलाशने लग जाएं। अब देखिए ना, उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से अवैध खनन को लेकर हल्ला मचा हुआ है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाकर अपनी ही उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके बाद भाजपा के कई नेता भी इसमें सुर से सुर मिलाने लग गए। अब अवैध खनन को लेकर बीजेपी विधायक ही मुखर होकर सच को सामने ला रहे हैं। पहले विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रंगे हाथों अवैध खनन को पकड़कर भाजपा नेताओं के दावों की हवा निकाल दी, और अब भाजपा के ही गदरपुर विधायक और पूर्व में मंत्री अरविंद पांडे ने भी अवैध खनन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अरविंद पांडे कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर अपनी विधानसभा केला खेड़ा में पहुंचे, जहां पहुंचकर वो हैरान हो गए। जहां 10 फीट की नदी को खनन के चलते 100 फीट चौड़ी कर दिया गया है। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि अवैध खनन की शिकायत करने पर उन्हीं के ऊपर केस लादे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खेतों से भी 30 फीट तक की मिट्टी उठा दी गई है। अब ऐसे में लगता है कि भाजपा विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात सुन ली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके विधायक अवैध खनन को पकड़ेंगे। अब विधायक जब ऐसा करने लगे हैं तो सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोसी नदी में अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे रामनगर के एसडीओ को खड़ंजा गेट पर खनन माफियाओं ने घेर लिया और एसडीओ से हाथापाई और धक्का मुक्की की। बड़ी मुश्किल से उनकी टीम ने हवाई फायरिंग कर खुद को वहां से सुरक्षित निकाला, जिसके बाद एसडीओ ने कोतवाली में तहरीर दी और खड़ंजा खनन गेट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अमर उजाला की एक रिपोर्ट की माने तो रात करीब 10:30 बजे अज्ञात लोगों ने रामनगर स्थित वन परिसर में एसडीओ के आवास पर धावा बोल दिया। उन्होंने परिसर में खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले, साथ ही पत्थर के साथ धमकी भरा पत्र भी फेंक दिया। पत्र में जो कुछ लिखा है वो बताने के लिए काफी है कि माफियाओं के हौसले इस समय कितने बुलंद हैं। पत्र में लिखा है कि एसडीओ साहब, ज्यादा दबंगई ठीक नहीं है, तुम नजर में हो हमारी, देहरादून से देख रहे हैं, कुछ टाइम बचा है, चैन से रहो, समझ जाओ, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तुम लोग हवा में गोली चलाने को मजबूर हो, हम नहीं हैं। जंगल के बीच में कभी कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बात अपने तक रखो तो ठीक होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी।
अब चिट्ठी का मजमून तो आपने देख ही लिया। अब जरा कोई प्रदेश के होनहार भाजपा अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट से पूछे कि अवैध खनन हावी है कि नहीं, क्योंकि जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसी अवैध खनन के मुद्दे को लोकसभा में उठाया था, तब खुद महेंद्र भट्ट ही सामने आए थे और कहा था कि अवैध खनन नहीं हो रहा है, बल्कि खनन के वैध कारोबार से राजस्व कई गुना बढ़ गया है। ये वही महेंद्र हैं जिन्होंने उस समय खनन सचिव की बात को सहारा दिया था खनन के पक्ष में बोलकर। अब जरा कोई पूछे कि माननीय महेंद्र भट्ट जी क्या कहेंगे अपने साथी मुन्ना सिंह चौहान पर, और क्या कहेंगे पूर्व में सरकार में मंत्री रहे अरविंद पांडे पर, जो अब आज की धामी सरकार में उधम सिंह नगर के गदरपुर से विधायक हैं, और क्या ही कहेंगे उस अधिकारी को लेकर जिसको पहले कुचलने की कोशिश हुई, फिर उसके घर पर उसकी गाड़ी को चकनाचूर किया गया और फिर एक प्रेम पत्र भी पत्थर में लपेटकर भेज दिया गया उस अधिकारी के पास। ज्यादा गंभीर नहीं, बस उस पत्र में उसे जान से मारने की धमकी मिली है, और वो भी बड़ी ही सदी हुई प्रेम से परिपूर्ण भाषा में। वैसे इस मामले में संबंधित अधिकारी की तरफ से पुलिस को तहरीर दे दी गई है। माननीय महेंद्र जी, समय मिले तो आप भी एक नजर तहरीर, जांच और धमकी भरे पत्र पर मार लीजिएगा, ताकि आपकी आंखें खुल सकें और सच का सामना करने में आपको थोड़ा आसानी हो सके, क्योंकि बिना किसी सफेदपोश के संरक्षण के तो अवैध खनन मुमकिन है नहीं। खैर, अवैध खनन से अब चारधाम यात्रा के उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना जरूरी है जो इस प्रदेश की छवि के साथ ही सरकार और सिस्टम की छवि को भी खराब कर रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चारधाम यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने है वो है बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर आ रही मुश्किलें, जहां विषम परिस्थितियों में यात्रा होती है। यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने तैयारियों को पुख्ता करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन यात्रा शुरू होते ही जो तस्वीर सामने आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनौती के समय ना तो तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखाई दे रहे हैं और ना ही जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा। केदार यात्रा की शुरुआत में ही घोड़े खच्चरों में बीमारी फैलने के बाद घोड़े खच्चरों की मौत शुरू हो गई है, जिसके बाद 24 घंटे तक उनका संचालन प्रशासन को रोकना पड़ा था। अब कई लोग सोशल मीडिया पर केदारनाथ धाम की अव्यवस्थाओं के वीडियो डाल रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी टोकन सिस्टम को लेकर लोगों के सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि कई लोग बिना टोकन के ही दर्शन कर रहे हैं, और जिनके पास टोकन है उनको घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोग तो दूसरे दिन भी दर्शन करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, इसलिए बिना दर्शन किए ही मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। धाम में ऐसा पहली बार देखा गया कि अव्यवस्थाओं के चलते सरकार और प्रशासन के खिलाफ मंदिर प्रांगण में ही लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पुलिस के ऊपर भी लोगों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, जो वाकई चिंतनीय विषय है। अब मुद्दा यह है कि इन सब शिकायतों के बीच उत्तराखंड के तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज हैं कहां, और इन सब व्यवस्थाओं के लिए वो कर क्या रहे हैं। पिछली साल की यात्रा के दौरान भी पर्यटन मंत्री गायब से ही प्रतीत हुए, जिस कारण पूरा जिम्मा सूबे के मुखिया के ऊपर आ गया, और इस बार भी पर्यटन मंत्री कुछ खास एक्टिव दिखाई दे नहीं रहे। मतलब इस बार भी सूबे के मुखिया को ही कई विभागों के कामकाज के साथ साथ चारधाम यात्रा की निगरानी करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि आखिर चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन और तीर्थाटन विभाग की क्या मॉनिटरिंग है। उत्तरकाशी के गंगनाली में यात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी दुर्घटना के कारणों का सही पता चल नहीं पाया है, लेकिन क्या दिन भर हवा में घूम रहे इन हेली कंपनियों की मॉनिटरिंग की जा रही है? यह सवाल इसलिए भी उठता है कि जब पहले ही मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई थी, तब भी ये हवाई सेवाएं कैसे संचालित होती रहीं या हो रही हैं? क्या मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लिया नहीं जा सकता? प्रदेश में रहने वाला बच्चा बच्चा जानता है कि मौसम के अलर्ट को अनदेखा करने का अंजाम क्या हो सकता है। 5 मई को भी बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में मौसम खराब होने के कारण तीर्थ यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ से देहरादून जा रहे एक हेलीकॉप्टर को गोपेश्वर खेल मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। ये सब बताता है हेली कंपनियों के मुनाफे कमाने के चक्कर में किसी की भी जान को जोखिम में डालना उनके लिए मामूली बात है। खुद सतपाल महाराज और उनके विभाग भी इन सब चीजों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें संदेह है।
आमतौर पर मौसम विभाग की चेतावनी के बीच हवाई सेवाओं को रोका जाता है, मगर इन सब पे नजर रखने वाले ही पिक्चर से गायब हैं। चारधाम यात्रा भी शुरू ही हुई है। सरकार ने इन कमियों को अगर जल्द दूर नहीं किया तो एक बार फिर पिछली बार की भांति अव्यवस्थाओं का अंबार लग सकता है। इसलिए सरकार को जल्द इस पर काम करने की जरूरत है, जिससे आने वाली यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मगर उसके लिए जरूरी है मंत्री महोदयों को एक्टिव रहने की, पर ऐसा लगता नहीं। अब यह भी माना जा सकता है कि सतपाल महाराज की उम्र ज्यादा होने की वजह से शायद ग्राउंड वर्क संभव नहीं है। मगर धामी सरकार के दूसरे यानी रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा तो नई उम्र के मंत्री हैं। पहली ही बार में उन्हें प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है और इत्तेफाक से वो बाबा केदार की नगरी यानी केदारनाथ धाम जिस जिले में आता है उसी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। तो ऐसे में उनको ही तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज की कमी पूरी कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सहयोग दे देना चाहिए। मगर ग्राउंड जीरो पर ऐसा होता प्रतीत हो नहीं रहा और यही वजह है कि ना तो मंदिर से वीआईपी और वीवीआईपी की लाइन टूट रही है और ना ही आम श्रद्धालुओं को ठीक से बाबा केदार के दर्शन हो पा रहे हैं। यह हाल तो तब है जब खुद मुख्यमंत्री धामी ये आदेश जारी करवा चुके हैं कि वीवीआईपी नहीं बल्कि आम श्रद्धालु प्राथमिकता हों। कम से कम शुरुआती 1 माह तक तो ये व्यवस्था बनी ही रहे। तो धामी जी समझाइए अपने मंत्रिमंडल के साथियों को, नहीं तो बदनामी का दाग लगेगा तो धुले नहीं धुलेगा। जहां केदारनाथ में मोदी जी की नजर पड़ी इन अव्यवस्थाओं पर तो खतरे में कुर्सी आपकी ही आ जाएगी, क्योंकि मोदी को बाबा से बहुत लगाव है। बाकी आप जाने और आपके मंत्री सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा जाने। अब देखिए ना, पूर्व में कांग्रेस के केदारनाथ विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज रावत भी आपके ही सिस्टम पर कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनकी माने तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक दुकान, टेंट और अन्य कारोबारी गतिविधियों के संचालन के लिए भाजपा कार्यकर्ता 2-2 हजार रुपए की वसूली कर रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब व जरूरतमंद लोग जो यात्रा के दौरान रोजगार का प्रयास कर रहे हैं उनके साथ ये कृत्य किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से भी दोषी को सजा दिलाने की मांग की है। पूर्व विधायक का कहना है कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक जिन लोगों को दुकान मिली है वो सभी पहले ही दुकान की फीस के रूप में 6-6 हजार रुपए प्रशासन को जमा करा चुके हैं। हालांकि स्थानीय भाजपा विधायक ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है, मगर स्थिति जो भी हो इसकी सच्चाई सरकार को जरूर गंभीरता से जानने की जरूरत है। अगर मनोज रावत इस मामले में झूठा आरोप लगा रहे हैं तो उन पर यात्रा को बदनाम करने को लेकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस नेता सच बोल रहे हैं तो न केवल संबंधित ब्लैकमेलर उगाहीबाज पर कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि भाजपा की विधायक पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे गंभीर मसलों पर पर्दा डालने के लिए। जो भी हो, किसी एक पक्ष पर तो कार्रवाई बनती ही है। चारधाम यात्रा के बाद अब रुख करना जरूरी है जमीनों में हो रहे घोटाले का, जो इस प्रदेश के लोगों की और सरकार के मुखिया की नजर में आना बेहद जरूरी है। इस मामले ने अधिकारियों की भूमिका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। धामी सरकार का दावा है कि इस प्रदेश में अब सख्त भू कानून लागू है, लेकिन इस कानून के बनने के बाद क्या सच में उत्तराखंड में जमीनों की लूट बंद हो गई है? इस कानून का कोई असर भू माफियाओं पर पड़ भी रहा है कि नहीं? क्योंकि यहां आम नहीं बल्कि खास यानी प्रदेश के अधिकारियों पर ही सवालों की धार तेज हो रही है। भू माफिया करे तो करें, क्योंकि उन पर एक्शन लेने के लिए प्रदेश के अधिकारी बैठे हैं जो तुरंत हरकत में आ सकते हैं। पर अगर कानून के जानकार अधिकारी ही करें सरकारी भूमि में घोटाले तो फिर आम जनता जाए तो जाए कहां अपना दुखड़ा रोने। उत्तराखंड के हरिद्वार से जमीन खरीद का एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसमें सरकारी भूमि की खरीद फरोख्त में कई अधिकारी इस समय जांच के घेरे में हैं। हरिद्वार नगर निगम ने नवंबर 2024 में सराय गांव में स्थित लगभग 33 बीघा भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदा। यह भूमि नगर निगम के कूड़ा निस्तारण केंद्र के पास स्थित है। आरोप है कि इस भूमि का वास्तविक मूल्य 10 से 15 करोड़ था, लेकिन लैंड यूज बदलकर और सर्किल रेट का लाभ उठाकर इसे अधिक कीमत पर खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी भरकम नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस मामले की जांच गन्ना और चीनी विभाग के सचिव रणवीर सिंह चौहान को सौंपी गई। जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को निलंबित किया गया, जिनके नाम बाकायदा उनके पद के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सेवा विस्तार पर कार्यरत सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक वेदपाल की सेवा समाप्त कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने 35 बीघा भूमि 36 करोड़ में खरीदी, जबकि उसका वास्तविक मूल्य 10 करोड़ से भी कम था। इस खरीद में अनियमितताओं के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमीन बेचने वाले किसानों के बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश भी दिए गए हैं। ये घोटाला उत्तराखंड में सरकारी भूमि खरीद में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करता है। सवाल यह भी है कि कम कीमत की भूमि अधिक मूल्य में खरीदकर फायदा किसको होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस खाते में जमीन के 53 करोड़ गए उससे 16 करोड़ निकाल भी लिए गए। अब अगर ये निकासी वाकई हुई है तो फिर ये जानना भी जरूरी है कि ये रकम आखिर किसके पास गई है। यहां सवाल यह है कि छोटे अधिकारी तो नप चुके हैं, लेकिन क्या इससे ऊपर के अधिकारियों की भी जांच की जाएगी? क्योंकि इस मामले में कई बड़े अधिकारियों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं, भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। फौरी तौर पर 3 अफसरों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। एसडीएम सदर, जिन्होंने यहां से जमीन का लैंड यूज बदला, नगर आयुक्त, जिन्होंने जमीन खरीद का मसौदा तैयार किया होगा, डीएम हरिद्वार, जिन्होंने बतौर नगर निगम प्रशासक जमीन खरीदने की अनुमति दी होगी। और अगर ये सब बिना इन अधिकारियों की जानकारी के ही हो गया तो क्या ये अधिकारी वहां सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए बिठाए गए हैं? जमीन के बड़े घोटालों में सरकार ने छोटे हाकिम नाप दिए और बड़े अफसर फिलहाल छोड़ दिए हैं। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि इन छोटे हाकिमों पर बड़े अधिकारियों को गुमराह करके घोटाला करवाने का आरोप लग जाए और दंड निर्धारण भी हो जाए और असली खेल खेलने वाले बड़े अफसर पूरी तरह सुरक्षित निकल जाएं। क्योंकि इतने बड़े खेल के हाकिम बड़े ही होंगे और बड़े हाकिमों पर कार्रवाई होते कम ही देखी जाती है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में सरकारी निर्माण कार्यों में घोटाले की फेहरिस्त लंबी है। अब रुड़की में ही देख लीजिए, जहां निर्माणाधीन उप संभागीय परिवहन कार्यालय यानी ARTO भवन में भारी वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। करोड़ों की लागत से बन रहे इस भवन के निर्माण में बड़े पैमाने पर गोलमाल की पुष्टि हुई है। शासन को मिली जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अब इस मामले में भी अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है, जिसके बाद अब इसकी भी जांच की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक व पूर्व में मंत्री रहे बिशन सिंह चौपाल भी कई घपले सामने ला चुके हैं। मुद्दे घपले के कई हैं, पर मुश्किल बस सिर्फ एक ही है कि इन तमाम जांच की आंच में कोई बड़ी मछली शिकंजे में फंसेगी। इसमें थोड़ा शक है। इन्हीं सब घपले घोटालों के बीच प्रदेश की जनता की नजर यकीनन जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर ही होगी। खैर, अब शो को समाप्त करने का समय है, पर चलते चलते एक बात कहना जरूरी है कि एक तरफ जहां इस प्रदेश में घपलेबाज घोटालेबाजों का बोलबाला है, तो दूसरी तरफ हमारे मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखने वाले वीर जवान भी हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए खड़े हैं हिंदुस्तान का सीना चौड़ा करने के लिए, जिनकी छाया में हम और हमारे जैसे लाखों करोड़ों युद्ध की इस विभीषिका में भी आराम से सो रहे हैं अपने अपने घरों में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।